आज शुरुआत एक चीनी कहावत से। कुछ लोग पूरा पहाड़ जला सकते हैं जबकि कुछ को उनका चूल्हा भी नहीं जलाने दिया जाता। इस कहावत के पीछे है एक बहुत पुरानी कहानी। बात 7वीं सदी की है। तब चीन का साम्राज्य टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ और सूबे के सरदारों की ताकत बढ़ने लगी। ऐसा ही एक सूबा था जिन नाम का। यहाँ का सरदार ताकतवर था और उसकी कई बीवियां थीं। इनमें से एक का नाम था ली जी। ली जी निचले तबके से आती थी, लेकिन उसने कई षड्यंत्र रचे और खुद को सबसे ताकतवर बना लिया। साथ ही वो अपने बेटे को अगला वारिस बनाने में भी कामयाब हो गई। ये देखकर सरदार के दूसरे बेटों ने बगावत कर दी। नतीजा हुआ कि नए वारिस को अपनी मां सहित जंगल में शरण लेनी पड़ी। उनके साथ उनका एक वफादार सिपाही भी गया। नाम था जी झितुई। कहते हैं जितुई इतना वफादार था कि एक बार खाना कम पड़ने पर उसने अपना मांस काटकर उसका सूप बनाया और अपने मालिक को पीने के लिए दिया। फिर कुछ साल बाद वारिस ने अपनी सत्ता हासिल की और सरदार बना, और जिन लोगों ने मुसीबत के वक्त उसकी मदद की थी उनको खूब इनाम और पदवियां दी। लेकिन इस दौरान वो जी झितुई को भूल गया। झितुई इससे इतना निराश हुआ कि उसने परिवार सहित जंगल में रहने के लिए जाने का फैसला किया। कुछ साल बाद जब नए सरदार को अपने वफादार सैनिक की याद आई तो उसने बुलावा भेजा, लेकिन झितुई ने लौटने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा होकर सरदार ने अपने सैनिकों से कहा कि उस पूरे जंगल को ही जला डालो ताकि झितुई को बाहर आना ही पड़े। झितुई और उसकी मां इस आग में जलकर मर गए। जब सरदार को यह पता चला तो उसे बहुत ग्लानि हुई और उसने झितुई की याद में एक मंदिर बनवाया। यहाँ से शुरुआत हुई एक परंपरा की। जिन प्रांत के लोगों ने फैसला किया कि झितुई की याद में वो हर साल दिसंबर के महीने में आग नहीं जलाएंगे। क्योंकि दिसंबर में जबरदस्त ठंड पड़ती थी, इसलिए इस परंपरा के चलते जिन प्रांत के लोगों को बहुत दिक्कत होती, खासकर बूढ़ों और बच्चों को। चीन के सम्राट ने इस परंपरा को बैन करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ और अंत में तय हुआ कि साल में सिर्फ 3 दिन के लिए इस परंपरा को एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा, वो भी बसंत में। आगे चल के ये त्योहार अपने पूर्वजों को याद करने का तरीका बन गया। चीन में इसे कोल्ड फूड फेस्टिवल या चिंगमिंग फेस्टिवल के नाम से अब जाना जाता है। इस त्योहार के दिन हर साल चीन के लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं। इस दिन चीन द्वारा लड़े गए युद्धों में शहीद हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। खास तौर पर चीन के उत्तर में बसे हीबे प्रांत की राजधानी शीजियाजुआंग में, जहां एक शहीद स्मारक पार्क बना हुआ है। आज आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, वो इसलिए कि शहीद स्मारक पार्क में बनी कई कब्रों में से एक पर एक भारतीय का नाम है, डॉक्टर के दिहुआ, जिनका असल नाम डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस था। कोटनिस को चीन में बहुत सम्मान दिया जाता है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद से 7 चीनी राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा कर चुके हैं। हर दौरे में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर कोटनिस के परिवार से मिलना नहीं भूला। साल 2014 में जब शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए तब उन्होंने भी इस परिवार से मुलाकात की। जिनपिंग डॉक्टर कोटनिस की बहन से दिल्ली में मिले और झुककर उनका अभिवादन किया। तो आज जानेंगे कि क्या है डॉक्टर कोटनिस की कहानी, वो चीन कैसे पहुंचे और क्यों चीन के लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में मानी जाती है, लेकिन अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ युद्ध के बीच 1937 में ही पड़ गए। साल 1937 में चीन और जापान के बीच जंग की शुरुआत हुई। चीन तब अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम देशों से मदद मांग रहा था। चीन के जनरल जू डे और जवाहरलाल नेहरू के बीच अच्छे संबंध थे। उन्होंने नेहरू को भी पत्र लिखकर मदद की दरखास्त की। भारत स्वयं गुलाम था तब, नेहरू मदद करने की हालत में थे नहीं, फिर भी युद्ध में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उन्होंने एक मेडिकल मिशन भेजने की वकालत की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तब कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बसु थे। 30 जून 1938 को उन्होंने प्रेस के माध्यम से एक अपील की जिसमें कहा गया कि कांग्रेस चीन की मदद के लिए एक मेडिकल मिशन भेजना चाहती है। जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो आगे आएं। 10 अक्टूबर 1910 को जन्मे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीय परिवार से आते थे और इन दिनों पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे जब यह अपील जारी हुई। डॉक्टर कोटनिस की बहन मनोरमा बताती हैं कि डॉक्टर कोटनिस दुनिया घूमना चाहते थे और अलग अलग देशों में मेडिकल प्रैक्टिस करने का सपना देखते थे। जैसे उन्होंने नेताजी की अपील सुनी वो एकदम तैयार हुए। इसके बाद 5 लोगों की एक मेडिकल टीम तैयार हुई, जिनमें डॉक्टर कोटनिस के साथ डॉक्टर एम अटल, डॉक्टर चोलकर, डॉक्टर बीके बसु और डॉक्टर देबाश मुखर्जी शामिल थे। कांग्रेस ने 22,000 रुपए चंदा जमा किया उस जमाने में और इन 5 डॉक्टरों सहित एक एम्बुलेंस चीन के लिए रवाना की।
ये डेलीगेशन सबसे पहले वुहान पहुंचा। यहां से उन्हें येनान भेजा गया। येनान में इस डेलीगेशन को रिसीव करने वाले लोगों में चीनी क्रांति के जनक माओ जेडोंग और जनरल जू डे भी शामिल थे। एशिया के किसी देश से मदद के लिए पहुंचने वाली ये पहली टीम थी। इस डेलीगेशन का महत्व इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि भारत तब खुद एक गुलाम मुल्क था। यूं तो डॉक्टर्स की इस टीम में 5 ही लोग थे, लेकिन डॉक्टर कोटनिस के योगदान को खास तौर पर याद किया जाता है। अगले 5 सालों के दौरान डॉक्टर कोटनिस युद्ध स्थल में एक मोबाइल क्लिनिक चलाते रहे। युद्ध स्थल में रहना कठिन था, लाजमी है। दवाइयों की भयंकर कमी थी। इसके बाद भी डॉक्टर कोटनिस 1940 में हुई एक लड़ाई के दौरान लगातार 72 घंटों तक बिना सोए ऑपरेशंस करते ही रहे। इस एक लड़ाई में उन्होंने 800 घायलों का इलाज किया। कहा जाता है कि चीन में रहते हुए डॉक्टर कोटनिस ने कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण मिलते नहीं। 5 साल चीन में रहने के दौरान वो कम्युनिस्ट पार्टी की 8th रूट पार्टी का हिस्सा थे, जिसे खुद माओ जेडोंग लीड करते थे। साल 1940 में डॉक्टर कोटनिस की मुलाकात गुओ किंगलान नाम की एक नर्स से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दिसंबर 1941 में दोनों ने शादी भी की। इस शादी से दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम यिन हुआ रखा गया। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, यिन जो चीन में भारत का एक दूसरा नाम है, और हुआ जिसका मतलब चीन से है। दोनों देशों का नाम मिलाकर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था। चीन में रहते हुए डॉक्टर कोटनिस ने अपने परिवार को कई खत भी लिखे। उनकी बहन मनोरमा बताती हैं कि डॉक्टर कोटनिस बहुत खुश थे। लोग उन्हें धन्यवाद देने आते और उन्हें डॉक्टर कोटनिस का एक नया नामकरण भी किया था उन दिनों, के देहुआ। चीन में मिलने वाले आदर सत्कार के बावजूद डॉक्टर कोटनिस का काम बहुत मुश्किल था, जिसका असर उनकी सेहत पर हुआ और दिसंबर 1942 में अपने बेटे के जन्म के सिर्फ 3 महीने बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टर कोटनिस के निधन पर माओ ने लिखा, आज चीन ने अपना एक महान दोस्त खो दिया है। हम उनकी याद को हमेशा अपने दिल में बनाए रखेंगे। आने वाले सालों में डॉक्टर कोटनिस हिंदी चीनी भाई भाई का सिंबल हुए। यहाँ तक कि 1962 भारत चीन युद्ध के बाद भी चीन उन्हें लगातार सम्मानित करता रहा, परंपरा जारी है। उनके नाम पर 2 बार टिकट जारी किए गए। उनके नाम पर चीन में एक म्यूजियम, एक मेडिकल स्कूल और मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। कोटनिस का चीन में इतना सम्मान है कि 2020 में जब भारत चीन संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे थे, चीन में उनकी मूर्ति का अनावरण प्रस्तावित था और वो किया भी गया। उनके नाम से बने एक मेडिकल स्कूल में आज भी बच्चे जब पास होते हैं तो डॉक्टर कोटनिस के नाम की शपथ लेते हैं। डॉक्टर कोटनिस की पत्नी का क्या हुआ? उनकी पत्नी ने दूसरी शादी की, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला वो भारत दौरे पर आती रहीं। आखिरी बार साल 2006 में वो चीनी राष्ट्रपति हु जिनताओ के साथ भारत आई थी और यहाँ डॉक्टर कोटनिस के परिवार से मिली थी। डॉक्टर कोटनिस की जिंदगी पर 2 फिल्में भी बन गई हैं, एक भारत में और एक चीन में। साल 1946 में मशहूर एक्टर डायरेक्टर वी शांताराम ने उनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। देखना चाहें तो यूट्यूब पर मुफ्त में उपलब्ध है, देख सकते हैं। इसी के साथ तारिक का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जेरी ने। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।